नमस्कार। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन के संबंध में व्यवस्था की गई है। निर्वाचन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किए जाने का कारण यह रहा है कि हमने एक लोकतंत्र की संकल्पना की है। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारा यह मानना था कि भारत के प्रशासन में, भारत को चलाने के लिए यहीं के लोगों का इसमें भागीदारी हो। इसलिए यह व्यवस्था की गई कि जो इस शासन को चलाएंगे वो चुनाव के माध्यम से इसमें आएंगे, लेकिन इसके लिए आवश्यक था कि चुनाव निष्पक्ष हो, निर्भीक हो और सभी लोग इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यह भी आवश्यक था कि निर्वाचन के संबंध में जो संस्था काम करे वो इतनी पावरफुल हो, इतनी मजबूत हो कि वो अपने इन कार्यों को करने के दौरान किसी संस्था या राजनीतिक दबाव में काम न करे। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन के संबंध में व्यवस्था की गई है। निर्वाचन के संबंध में यह व्यवस्था इसलिए भी की गई है कि लोकतांत्रिक देश के लिए यह आवश्यक है कि निर्वाचन एक ऐसी परिस्थिति में हो जहां वह निष्पक्ष हो, किसी के दबाव में न हो। इसीलिए भारतीय संविधान में ही निर्वाचन के संबंध में ऐसा प्रावधान किया गया, ऐसी स्थितियां निर्मित की गई कि निर्वाचन आयोग अपने आप में स्वतंत्र रहे और इस तरह से वो निर्वाचन को अच्छे से संचालित कर सके। इसलिए भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग एकल भी हो सकता है और बहुसदस्यीय भी हो सकता है। जैसे शुरुआत में यह निर्वाचन आयोग एकल रूप में हमारे सामने आया और एक निर्वाचन आयुक्त होता था जिसे हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जानते थे और वही सारे निर्वाचन का संचालन करता था। किंतु 1989 में भारतीय जनता दल की सरकार आई और जनता दल की सरकार ने निर्वाचन आयुक्तों की संख्या 3 कर दी। अब निर्वाचन आयुक्तों की संख्या 3 करने के उपरांत कांग्रेस की सरकार 1990 में आती है और उन्होंने निर्वाचन आयुक्तों की संख्या पुनः 1 कर दी। ऐसे कंडीशन में एक निर्वाचन आयुक्त एस धनोवा नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक पिटीशन लगाई और यह कहा कि इस तरह की क्रियाकलाप से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का हनन होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतंत्रता का हनन नहीं माना, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि निर्वाचन आयोग की संख्या क्या होगी इसके संबंध में राष्ट्रपति को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, उनकी पदावधि और सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती हैं। यद्यपि यह प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसे उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किंतु यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो निर्वाचन आयुक्तों के हटाने के संबंध में प्रावधान नहीं है। यह सुरक्षा केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्राप्त है। अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। इसके बाद हम यह देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं। तो जैसा ही नाम से स्पष्ट है, निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य भारत में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर निर्वाचन कराना है, अर्थात चुने हुए प्रतिनिधियों को संसद और विधानमंडल में भेजने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। वह समस्त इसके संचालन के लिए दायित्वाधीन होता है। केवल केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि ही नहीं, यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भागीदारी करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन की भूमिका में, अर्थात लोकतंत्र को स्थापित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आता है। निर्वाचन आयोग केवल निर्वाचन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निर्वाचन
को रोकना या निर्वाचन को स्थगित करने की भी अधिकार निर्वाचन आयोग को दिए गए हैं। यदि कोई सदस्य गलत तरीके से निर्वाचित होकर निर्वाचन में शामिल होकर और सांसद या विधायक चुन लिया जाता है तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में भी निर्वाचन आयोग अपनी राय देता है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपना निर्णय लेते हैं और संबंधित व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई घोषित करते हैं। निर्वाचन आयोग के यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र न हो, निष्पक्ष न हो, तो लोकतंत्र की स्थापना केवल बेईमानी होगी। निर्वाचन आयोग की मजबूती का अंदाजा शुरुआती दिनों में नहीं पता चल रहा था, तो एक बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन जिनका नाम टी.एन. शेषन है, उनकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग में होती है और उन्होंने निर्वाचन आयोग की शक्तियों का ज्ञान सभी राजनीतिज्ञों को करवा दिया। टी.एन. शेषन के बारे में यह कहा जाता है कि राजनेताओं को अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो वो केवल दो लोग हैं, एक भगवान और दूसरे टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन निर्वाचन के निष्पक्षता के इतने पक्षधर थे कि इसके लिए वे किसी से भी लड़ने को तैयार थे। हालांकि उनका कार्यकाल एक ऐसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में जाना जाता है जो कि एकदम निडर हो, निर्भीक हो, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लोकतंत्र को लॉक करने तक की क्षमता रखते थे। निर्वाचन के संबंध में जो वर्तमान परिस्थिति हम देखते हैं, इसमें काफ़ी कुछ टी.एन. शेषन की ही देन है। मतदाता परिचय पत्र जारी करने के संबंध में टी.एन. शेषन द्वारा ही कार्य किया गया। इसके उपरांत यह भी बात प्रचलित है कि जब टी.एन. शेषन का कार्यकाल था तो शराबबंदी इस तरीके से चुनावी प्रक्रिया के दौरान लागू थी जैसी ना ही पहले थी और ना ही बाद में हो सकी। खैर, इनके बारे में हम और कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन यहाँ इनका उल्लेख करने की यही महत्व था कि हम निर्वाचन आयोग के शक्तियों को समझें, निर्वाचन आयोग के महत्व को समझें। निर्वाचन आयोग यदि निष्पक्ष काम ना करे तो लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसी के संबंध में आगे यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल धर्म, जाति, लिंग के आधार पे किसी भी व्यक्ति को मतदाता का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा, और ना ही धर्म, जाति, लिंग इन आधारों पे उसको मतदाता के रूप में डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ना ही मान्यता दी जाएगी और ना ही डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कि वह फला जाति का है या फला धर्म का है या फला लिंग का है, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर यदि कोई व्यक्ति है तो वह मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत यदि किया जाता है तो वह अपने मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल कर सकता है। मताधिकार के प्रयोग करने के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला कि वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, और दूसरा यह कि वह मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो। लेकिन हर व्यक्ति मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो जाएगा जिसने 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो, ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है जिसको मतदाता के रूप में डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया है, या कोई पागल व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड है, तो वह भी मतदाता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मतदाता जो होता है वो लोकतंत्र की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ निर्धारित करनी अति आवश्यक थी। इसके आगे हम यह भी देखते हैं कि निर्वाचन के संबंध में जो विधि बनाने की शक्ति दी गई है वह संसद को दी गई है। संसद
संसदीय निर्वाचन और विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में भी नियम बना सकती है, चाहे वो राज्य का निर्वाचन हो चाहे केंद्र का निर्वाचन हो, उसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। लेकिन यदि संसद ने राज्य के संबंध में नियम नहीं बनाए हैं तो राज्य का विधानमंडल उस राज्य के निर्वाचन के संबंध में विधि बना सकता है कि वहां निर्वाचन का संचालन कैसे किया जाएगा। इसके बाद हम यह देखते हैं कि निर्वाचन के संबंध में न्यायालयों के अधिकार पे थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात निर्वाचन आयोग यदि किसी क्षेत्र का परिसीमन करता है या उसका आवंटन करता है तो उसके संबंध में न्यायालय को अधिकारिता नहीं दी गई है, वह उसका रिव्यू नहीं कर सकता है। किंतु अन्य यदि कोई विवाद निर्वाचन के संबंध में होते हैं तो निर्वाचन याचिका के द्वारा उस मामले को सुना जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि निर्वाचन के संबंध में यह जो पूरा संवैधानिक प्रावधान किया गया है यह लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण था, और यदि ऐसे उपबंध नहीं किए जाते तो अलग अलग राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार इसका उपबंध कर रहे होते और लोकतंत्र को राजतंत्र बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई होगी। इसी तरह अन्य विभिन्न ज्ञानवर्धक विषयों पर हम आगे भी क्लास लेते रहेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि इसके संबंध में जानकारी आपको समय से प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।